हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक का नाम है न्यायिक सक्रियता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आज इसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है कि न्यायपालिका के द्वारा सरकार के जो दो अंग है, हमारे विधायिका और कार्यपालिका, उनको अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करने या फिर उनकी निष्क्रियता है, उनके कारण जो उत्पन्न हुई रिक्ति है, उस स्थान को भरने के लिए निभाई गई एक सक्रिय भूमिका हमारी क्या कहलाती है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। दोबारा से देखें तो न्यायपालिका के द्वारा सरकार के जो दो अन्य अंग है, विधायिका और कार्यपालिका, उनको संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करना या फिर उनकी निष्क्रियता की वजह से जो खाली स्थान उत्पन्न हुआ है, उसको भरने के लिए निभाई जाने वाली एक सक्रिय भूमिका ये हमारी क्या कहलाती है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और ये जो हमारी रिक्ति है, ये खाली जगह है, ये तब उत्पन्न होती है जब न्यायपालिका विशेष रूप से उच्च न्यायालय और अपनी पारंपरिक भूमिका से हटकर अपनी पारंपरिक जो भूमिका उससे हटकर कानून बनाने, नीति निर्धारण करने या फिर हमारे प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है। खासकर जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहेगी तब। अब कई बार क्या है, जो हमारे न्यायिक समीक्षा को न्यायिक सक्रियता से कंफ्यूज कर लिया जाता है, तो आपको दोनों के बारे में अंतर पता होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। तो न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं कि मुख्य रूप से क्या है, जो मौजूदा कानून और कार्यकारी कार्य होते हैं, इनकी संवैधानिकता की जांच की जाती है इसके अंतर्गत। तो ये यहाँ तक ही सीमित है। तो यह क्या है, मुख्य रूप से हमारे मौजूदा कानूनों और कार्यकारी कार्य होते हैं, इनकी संवैधानिकता की जांच करने तक ही सीमित है। और ये बात करें तो ये नकारात्मक शक्ति है, जिसमें क्या है, न्यायालय केवल असंवैधानिक पाए जाने वाले कानूनों को रद्द कर सकता है। जबकि देखें न्यायिक सक्रियता की जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो ये न्यायिक समीक्षा से आगे का एक चरण है। यह क्या हमारे न्यायिक समीक्षा से आगे का एक चरण है। इसमें हमारे न्यायालय न केवल कानूनों की समीक्षा करता है, बल्कि सक्रिय रूप से नए दिशा निर्देश भी जारी करता है और साथ ही साथ नीतियों का निर्माण करता है या हमारे सरकार को कुछ कार्य करने का निर्देश देता है, जिससे एक सकारात्मक और एक रचनात्मक भूमिका साबित होती है हमारी किसकी, न्यायालय की। तो दोनों में अंतर हमने देख लिया। अब बात करें न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक सक्रियता की, तो इसकी उत्पत्ति और विकास की बात करें। वैश्विक संदर्भ में देखें तो न्यायिक सक्रियता शब्द का पहली बार प्रयोग 1947 में हमारे अमेरिकी इतिहासकार थे आर्थर स्लेसिंगर जूनियर, इनके द्वारा किया गया था। तो 1947 में अमेरिका के इतिहासकार थे आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के द्वारा ये न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारत की बात करें, भारत में विकास की, तो भारत में न्यायिक सक्रियता का उदय मुख्य रूप से हमारे 1970 के दशक के मध्य और 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था। अब बात करें भारत में न्यायिक सक्रियता के उदय के क्या कारण थे। पहला कारण आता हमारा जनहित याचिका, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL कहते हैं। तो इसका उदय होता है 1980 के दशक में। PIL की अवधारणा ने न्यायपालिका के लिए आम आदमी के मुद्दे थे, उनको उठाने का मार्ग प्रशस्त किया था, भले ही पीड़ित पक्ष सीधे अदालत न आया हो। इसे क्या है, न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय रूप माना जाता है। किसे, PIL या फिर जो हमारी जनहित याचिका, इसको। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका की विफलता। जब सरकार के अन्य अंग क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने में निष्क्रिय या फिर अक्षम पाए गए, तो न्यायपालिका ने इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया। जब खाली स्थान हुआ तो इस खाली स्थान को भरने का प्रयास किसने किया, न्यायपालिका ने। फिर आता मौलिक अधिकारों का विस्तार। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, इसकी व्यापक व्याख्या ने कई नए अधिकार, जैसे हमारा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार, इन सब अधिकार को जन्म दिया, जिससे कि हमारे न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक क्षेत्र मिल जाता है। फिर आता हमारे संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत, जो हमारे केशवानंद भारती केस आया था केरल के खिलाफ 1973 में, उसके तहत आया था हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में एक मजबूत स्थिति प्रदान की, जिससे वह क्या, सरकार की अन्य शाखाओं की कार्रवाइयों की जांच कर सके। तो इस तरह चार ऐसी हमने स्थितियां देखी, जिनकी वजह से 1980 के दशक में क्या, जो हमारे न्यायिक सक्रियता है, उसका उद्भव भारत में माना जा सकता है। बात करें हमारी न्यायिक सक्रियता की, तो न्यायिक सक्रियता के पहलुओं की या प्रकार देखें न्यायिक सक्रियता के, तो न्यायिक सक्रियता विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। ये पहलुओं की बात करें न्यायिक सक्रियता के, पहला पहलू आता हमारे मौलिक अधिकारों को विस्तार और व्याख्या।
तो न्यायपालिका संविधान में निहित जो मौलिक अधिकार है इनकी व्यापक व्याख्या करता है। न्यायपालिका क्या करती है, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है इनकी व्यापक व्याख्या करती है, जिससे नए अधिकार सृजित होते हैं। जैसे कि हमारे अनुच्छेद 21 एक जीवन जीने का अधिकार था, लेकिन इसकी व्याख्या करते ही नए नए अधिकार उत्पन्न हुए, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार। तो ऐसे करके नए नए अधिकार जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल किए गए। फिर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हस्तक्षेप। तो न्यायालय क्या है, उन मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं जहां पीड़ित व्यक्ति स्वयं अदालत नहीं जा सकता, किन वजह से, गरीबी, अशिक्षा। तो किसी भी कारण की वजह से यदि पीड़ित स्वयं अदालत नहीं जा सकता और जनहित में याचक दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हैं कौन, न्यायालय। जैसे हमारे पर्यावरण प्रदूषण, बंधुआ मजदूरी, जेल सुधार, मानवाधिकार उल्लंघन, तो इन मामलों में जनहित याचिका PIL के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है। फिर बात करें सरकार को दिशा निर्देश जारी करना। जब विधायिका, कार्यपालिका या फिर कार्यपालिका जब विधायिका या कार्यपालिका किसी विशेष मुद्दे पर कानून बनाने या कार्रवाई करने में विफल रहती है, जब विधायिका या कार्यपालिका किसी विशेष मुद्दे पे कानून बनाने या कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो न्यायालय सीधे दिशा निर्देश जारी करते हैं जो हमारे कानून का रूप ले लेते हैं। तो न्यायालय क्या करते हैं, सीधे दिशा निर्देश जारी करते हैं जो कानून का रूप ले लेते हैं, जब तक कि विधायिका उचित कानून ना बना दे। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे हमारे विशाखा दिशा निर्देश आए थे, उनको रोकने के लिए एक कानून आता 2013 के अंदर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम, जो हमारा 2013 के अंदर आता है। तो न्यायालय के द्वारा इसके लिए विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। तो प्रशासनिक कार्य की निगरानी। तो न्यायालय प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं इनकी मनमानी और निष्क्रियता पर सक्रिय रूप से निगरानी रखते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। न्यायालय क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी और निष्क्रियता पर सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और उनको जवाबदेह ठहराते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारे पुलिस सुधार किए गए, CBI की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया, तो ये प्रशासनिक कार्य की निगरानी के अंतर्गत आता है। फिर आता पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो न्यायालय पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। न्यायालय क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। जैसे प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे यमुना जी है, तो यमुना जी के आसपास या फिर हमारे ताजमहल के आसपास जितने भी उद्योग थे, उद्योग धंधे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। या फिर हमारे पर्यावरणीय नियमों को लागू करना। तो इस मामले में जैसे हमारा गंगा प्रदूषण मामला, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, तो इस तरह के हस्तक्षेप किए गए न्यायालय के द्वारा। अब जो हमारे जो न्यायिक सक्रियता है उसको दो रूपों में देख के पढ़ते हैं। एक तो हमारा सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू। तो दो पहलू इसके देखे जाते हैं। मतलब कि सकारात्मक तो कि कुछ आगे बढ़ के करना, नकारात्मक मतलब कुछ कार्यों को रोकना। तो न्यायिक सक्रियता तब तक होती है जब न्यायपालिका विशेष रूप से उच्च न्यायालय अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर कानून बनाने, नीति निर्धारण करने और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है। खासकर जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों को करने में विफल रहती है। तो एक बात करें इसके पहलुओं की, तो इसको दो पहलुओं में बांटा जाता है। पहला पहलू आता है हमारा सकारात्मक न्यायिक सक्रियता। या सकारात्मक न्यायिक सक्रियता की बात करें तो सकारात्मक न्यायिक सक्रियता तब होती है जब न्यायपालिका का हस्तक्षेप न्याय को बढ़ावा देने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक परिवर्तन लाने, सरकार के अन्य अंगों को उनके जो संवैधानिक दायित्व है उनके लिए जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक और उचित माना जाता है। तब होता है हमारा सकारात्मक न्यायिक सक्रियता। और इसे एक रचनात्मक और प्रगतिशील बल के रूप में देखा जाता है। बात करें सकारात्मक न्यायिक सक्रियता की, तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। विशेषता के रूप में पहली विशेषता देखें तो जनहित को बढ़ावा देना। ये समाज के वंचित, गरीब और हाशिए पर खड़े जो वर्ग है उनके हितों की रक्षा करती है, जो हमारे सीधे अदालत जाने में सक्षम नहीं होते। दूसरी बात करें विशेषता, तो मौलिक अधिकारों का विस्तार। तो ये संविधान में निहित जो हमारे मौलिक अधिकार है इनकी व्यापक और जीवंत व्याख्या करती है, जिससे नए अधिकार सृजित होते हैं जो समय के साथ विकसित होते, सामाजिक मूल्य उनके अनुरूप होते हैं। तीसरी विशेषता आती है हमारी कार्यपालिका और विधायिका की जो निष्क्रियता है, इसको दूर करना। जब सरकार के अन्य अंग अपने कार्यों को करने में विफल रहते हैं तो न्यायपालिका क्या करती है, इस खाली स्थान या रिक्त स्थान को भरती है। फिर न्याय तक पहुंच की बात करें तो जनहित याचिकाओं मतलब जो हमारे PIL है, इनके माध्यम से यह न्याय के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलती है। जिसके माध्यम से PIL या जनहित याचिकाओं के माध्यम से। फिर आता संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। तो ये सुनिश्चित करती है कि संविधान के मूल सिद्धांत और मूल्य बरकरार रहे। तो हमने देखी जो सक्रिय न्याय सक्रियता है इसकी विशेषताएं।
अब हम देखते हैं सकारात्मक न्यायिक सक्रियता के उदाहरण। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे, लेकिन भारत के अंदर कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले आता है जैसे पर्यावरण संरक्षण। MC मेहता बनाम भारत संघ केस आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा नदी की सफाई, वायु प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण पर कई ऐतिहासिक आदेश दिए, जिससे हमारा स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत वो अधिकार मजबूत होता है। फिर आता ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ मामला। तो ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए न्यायालय ने उद्योगों को बंद करने और स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। तो ताजमहल का TTZ का मामला था, ताज ट्रेपेजियम जोन। फिर आता मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस आया था 1979 में। तो त्वरित न्याय के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और जेलों में वर्षों से बंद बिना सुनवाई के पड़े जो विचाराधीन कैदी है, इनको रिहा करने का आदेश दिया गया कि ऐसे कैदी जिन पर केस लंबे समय से चल रहा है और ना तो उनको सजा हुई है ना उनको बेगुनाह साबित किया गया, केवल उन पर केस चल रहा है, तो लंबे समय तक जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। किसके तहत? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस 1979। कईयों को तो 18 साल तक के सुनवाई के अभाव में जेलों में बंद करके रखा गया, सबको मुक्त कर दिया गया उसमें। फिर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस 1997। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, जो बाद में कानून का रूप ले चुके हैं। तो क्या करते हैं, बाद में कानून का रूप भी ले चुके हैं। फिर बात करें बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस 1984 का। तो बंधुआ मजदूरों की पहचान और मुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। क्या किया गया? बंधुआ मजदूर होते हैं, उनकी पहचान और मुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। फिर शिक्षा का अधिकार। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, क्या उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 1993 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसके बाद में अनुच्छेद 21A जो हमारी शिक्षा का अधिकार है, इसको जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। फिर बात करें हमारे जवाबदेही बनाम और पारदर्शिता। तो पुलिस सुधार की बात करें तो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ केस आया था 2006 का। तो उसमें पुलिस बलों में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। क्या? पुलिस बलों में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। फिर भ्रष्टाचार के मामलों में हस्तक्षेप। हवाला कांड, नरसिम्हा राव मामला और पेट्रोल पंप आवंटन घोटाले जैसे मामलों में CBI को भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिया गया था। ये हमारे जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले थे। ये तो हमने सक्रिय न्यायिक सक्रियता देखी। अब देखेंगे नकारात्मक न्यायिक सक्रियता के बारे में, जो न्यायिक अतिरेक भी कह सकते हैं, इसे जुडिशियल ओवररीच भी कह सकते हैं। तो नकारात्मक न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिरेक तब होती है जब क्या न्यायपालिका सरकार के अन्य अंग के कार्यक्षेत्र में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करती है, कि जरूरत भी नहीं थी फिर भी न्यायालय ने क्या किया, उनमें हस्तक्षेप किया। नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करती है या ऐसे निर्णय देती है जो हमारे विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लंघन करते हैं। क्या? ऐसे निर्णय देती है जो हमारे न्यायपालिका या वो विधायिका या फिर कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लंघन करते हैं। इसे अक्सर न्यायिक संगम की कमी और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। इसे कैसा देखा जाता है? इसे अक्सर हमारे न्यायिक संयम की कमी और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की। इसकी विशेषताओं की बात करें तो शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। जो नकारात्मक न्यायिक सक्रियता है, ये क्या करता है? शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। तो न्यायपालिका कानून बनाने और कानून लागू करने के कार्य में हस्तक्षेप करता है। जो क्रमशः हमारे विधायिका कार्यपालिका के कार्य होते हैं उसमें हस्तक्षेप। दूसरा आता हमारे, इसे हम क्या कहते हैं? शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन होना। फिर लोकतांत्रिक वैधता का अभाव। तो चूंकि हमारे न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, उनके द्वारा जो नीतिगत निर्णय लेना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। फिर विशेषज्ञता की कमी। तो न्यायाधीशों के पास सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की विशेषज्ञता नहीं होती, जिससे क्या उनके नीतिगत निर्णय अव्यावहारिक हो सकते हैं। बात करें कानूनों की निश्चितता। क्या कानूनों की अनिश्चितता? तो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लगातार नीतिगत परिवर्तन और कानूनी हस्तक्षेप कानूनों की निश्चितता को कम कर सकते हैं। कि न्यायिक निर्णयों के द्वारा लगातार जो नीतिगत परिवर्तन होते हैं या हस्तक्षेप होते हैं, ये कानूनों की निश्चितता को कम कर सकते हैं। और न्यायालय पर बोझ। तो नीति निर्माण में न्यायालयों के हस्तक्षेप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है, केस आते ही जा रहे हैं। अब हम देखेंगे नकारात्मक न्यायिक सक्रियता के उदाहरण। भारत में कौन कौन से उदाहरण हैं नकारात्मक न्यायिक सक्रियता के?
बात करें, पहला उदाहरण आता है हमारे किससे संबंधित, नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप से संबंधित। जैसे पहला उदाहरण आता है दिल्ली में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, समय समय पर प्रतिबंध लगाते हैं। जबकि हमारा पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, भाई हम मानते हैं पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, वाहनों के प्रकार उम्र पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे हमारा निर्णय अक्सर एक जटिल नीतिगत मामला होता है। जैसे हमारा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी ऐसे मामले नीतिगत मामले बनाए जाते हैं तब क्या हमारे आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रभाव को देखा जाता है, जो अक्सर कार्यपालिका का एक क्षेत्र होता है, जबकि न्यायपालिका इसमें कानून बना देता है। फिर राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध, तो शराब की बिक्री से संबंधित नीतिगत निर्णय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं और कुछ आलोचकों ने इसे न्यायिक अतिरेक माना है कि न्यायालय जबरदस्ती इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर सरकारी नियुक्तियों और कार्यों में हस्तक्षेप, तो कुछ मामलों में सरकारी नियुक्तियों और स्थानांतरणों में अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। तो जब क्या न्यायालय प्रशासनिक नियुक्तियों और विभागीय कार्य प्रणाली के सूक्ष्म विवरण में आते हैं, जब न्यायालय क्या प्रशासनिक नियुक्तियों और विभागीय कार्य प्रणाली के सूक्ष्म विवरण में आते हैं तो इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण माना जा सकता है। बात करें विधायी निष्क्रियता पर सीधे कानून बनाना, क्या विधायी निष्क्रियता पर सीधे कानून बनाना की बात करें तो अस्थायी दिशा निर्देशों से आगे बढ़ के, तो अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन की बात करें इसके दुरुपयोग को रोकना, बात करें अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकना। जबकि न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और किस मामले में, वो भी हमारे SR बोम्मई मामला था उस मामले में। तो कुछ आलोचकों का तर्क है कि कभी कभी न्यायालय सरकारों की स्थिरता को प्रभावित करने वाले जो राजनीतिक निर्णय हैं उनमें अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगता है। फिर कुछ कानूनों में को अनावश्यक रूप से रद्द करना, जैसे हमारा NJC अधिनियम था 2015 का, उसको रद्द किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने NJC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे हमारे न्यायपालिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उस प्रक्रिया में संसद की भूमिका है उसको सीमित कर दिया गया। और कुछ लोगों ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना, जबकि अन्य ने क्या माना, इसे विधायी संप्रभुता पर अतिक्रमण और न्यायिक अतिरेक का उदाहरण दिया। अब न्यायिक सक्रियता को तो हमने काफ़ी सारी देख ली, सकारात्मक देख ली, नकारात्मक देख ली। तो न्यायिक सक्रियता के लाभ की बात करें तो पक्ष में तर्क की बात करें तो इससे न्याय का विस्तार होता है। तो समाज के वंचित कमज़ोर वर्गों तक, क्या है, ये समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करती है, जो स्वयं अदालत खुद नहीं जा सकते उनकी। फिर शासन की जवाबदेही, तो ये हमारे विधायिका और कार्यपालिका को, ये क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका को उसके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह ठहराती है। ये हमारी न्यायिक सक्रियता क्या करती है, ये हमारे विधायिका और कार्यपालिका को उसके जो संवैधानिक कर्तव्य उनके प्रति जवाबदेह ठहराती है। फिर अधिकारों का संरक्षण, तो ये हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करती है। ये क्या करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करती है, खासकर जब विधायिका और कार्यपालिका निष्क्रिय हो उस समय। बात करें आगे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की कोई भी शाखा संविधान का उल्लंघन ना करे। ये क्या सुनिश्चित करती है कि संविधान की कोई भी शाखा संविधान का उल्लंघन, सरकार की कोई भी शाखा क्या संविधान का उल्लंघन ना करे। फिर अराजकता को रोकना, जब सरकार के अन्य अंग विफल हो जाते हैं तो न्यायिक सक्रियता एक संकट मोचन की भूमिका निभा के क्या करती है, अराजकता को रोकने का कार्य करती है। मतलब जनता परेशान हो तो जनता की परेशानी दूर करने का कार्य करती है। फिर बदलते सामाजिक परिवेश के अनुकूल, तो इस संविधान की व्याख्या को बदलते सामाजिक मूल्यों और ज़रूरतों के अनुरूप ढालने में मदद करती है। ये क्या करती है, हमारे संविधान की व्याख्या को बदलते सामाजिक मूल्य और ज़रूरतों के अनुरूप ढालने में भी मदद करती है। तो इस तरह हमने 6 जो न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क या लाभ देखे, न्याय का विस्तार, शासन की जवाबदेही, अधिकारों का संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, अराजकता को रोकना, बदलते सामाजिक परिवेश के अनुकूल। अब देखेंगे विपक्ष में तर्क, मतलब इसकी आलोचना या नुकसान की बात करें तो ये शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। तो ये सबसे बड़ी आलोचना है। आलोचकों का तर्क है कि न्यायपालिका विधायक का मतलब कानून बनाना और कार्यपालिका मतलब कानूनों को लागू करना, इस क्षेत्र में अतिक्रमण करती है। मतलब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में अतिक्रमण करती है, जिससे सरकार की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शाखाओं की भूमिका कमज़ोर होती है। फिर दूसरा, लोकतांत्रिक वैधता का अभाव, न्यायाधीश क्या निर्वाचित नहीं होते, इसलिए उनके द्वारा कानून या नीति बनाना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। फिर आता विशेषज्ञता की कमी, तो न्यायाधीशों के पास सभी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों की विशेषज्ञता नहीं होती, जिसके कारण उनकी नीति
गत निर्णय व्यवहारिक और त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। फिर कानून की अनिश्चितता, बार बार न्यायिक हस्तक्षेप से कानून की निश्चितता कम हो जाती है और सरकारों के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर न्यायालय पर बोझ, न्याय सक्रियता से न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता है, जिससे हमारे लंबित मामले संख्या बढ़ती जाती है। फिर न्यायिक निरंकुशता का खतरा, अत्यधिक सक्रियता से क्या होता है, न्यायिक निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ हमारी न्यायिक पालिका अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अब दो शब्द आते हैं हमारे, न्यायिक सक्रियता और एक न्यायिक संयम। न्यायिक संयम मतलब जुडिशियल रिस्ट्रेन। तो बात करते हैं इसकी, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये क्या शब्द है। तो न्यायिक सक्रियता की बात करें तो हमने देख लिया ऊपर बहुत सारे न्यायिक सक्रियता के बारे में, जिसमें क्या न्यायपालिका कानून बनाने, नीति निर्धारण करने और सरकारी कार्यों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है। तो यह संविधान की एक व्यापक व्याख्या पर जोर देती है। न्यायिक संयम की बात करें तो ये एक सिद्धांत होता है। न्यायिक संयम मतलब जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात करें तो एक सिद्धांत होता है जो न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग सावधानी और संयम के साथ करने का आग्रह करता है। न्यायपालिका को क्या है, अपनी शक्तियों का प्रयोग सावधानी और संयम के साथ करने का आग्रह करता है। इसमें न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का सम्मान करते हैं, केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन हो। यह संविधान की शाब्दिक व्याख्या पर अधिक जोर देता है और मानता है कि नीति निर्माण का कार्य मुख्य रूप से निर्वाचित निकायों का ही होता है। तो इस तरह देखा हमने, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो न्यायिक सक्रियता भारतीय संवैधानिक जो व्यवस्था है इसका द्विपक्षीय पहलू है। एक और इसने क्या किया, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और सरकार की जो जवाबदेही है सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर देखें तो इसने क्या है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन और न्यायिक अतिसक्रियता के आरोप भी झेले हैं। एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए क्या न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच में एक नाजुक संतुलन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यायपालिका को भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या है उससे सरकार के अन्य जो अंग हैं उनके कार्यक्षेत्र का भी सम्मान करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं की अखंडता बनी रहे। अब हमने इसके दौरान क्या है, एक PIL मतलब जनहित याचिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा बार सुना है, तो इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। भारत में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL के बारे में बात करें। सबसे पहले देखें PIL क्या होती है। PIL की परिभाषा, तो जनहित याचिका या PIL भारतीय कानूनी प्रणाली में एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा सार्वजनिक हित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। क्या, जो किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा सार्वजनिक हित के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहे जो हमारे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए हैं और अदालत जा सकते हैं, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचे जो हमारे गरीब, अशिक्षित या अन्यथा जो हमारे सामाजिक आर्थिक अक्षमताओं के कारण न्याय तक पहुँचने में असमर्थ है, उन तक भी पहुँचना चाहिए। PIL की बात करें तो PIL को सामाजिक कार्रवाई मुकदमा मतलब सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हमारे PIL की विकास और उत्पत्ति की, सबसे पहले बात करें कहाँ से भी अमेरिकी मूल की बात करें तो PIL की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में गरीब और हाशिए पर खड़े जो लोग हैं उनकी कानूनी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उत्पन्न की गई थी। तो भारत की बात करें तो भारत में इसका उदय 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में हुआ था। भारत में PIL का उदय न्यायिक सक्रियता के साथ ही हुआ था और इससे भारतीय न्यायपालिका के द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्याय तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए विकसित किया गया था। फिर न्यायिक नवोन्मेष की बात करें तो यह विधायिका या फिर कार्यपालिका के द्वारा अधिनियमित कानून नहीं है। PIL क्या है, यह हमारी न तो विधायिका ने न ही कार्यपालिका ने कोई कानून के द्वारा शुरू नहीं किया, बल्कि यह न्यायपालिका के द्वारा विकसित एक न्यायिक नवोन्मेष मतलब जुडिशियल इनोवेशन है। ये पारंपरिक नियम में ढील, पारंपरिक रूप से न्यायालय में केवल वही व्यक्ति मुकदमा कर सकता है जिसके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं लोकस स्टेंडी का नियम, कि जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वही आके केस करे या वाद दायर करे। PIL ने इस नियम की बात करें तो इस नियम में ढील दी है, जिससे क्या है कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसे व्यक्तियों या समूह की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन वो स्वयं अदालत जाने में असमर्थ हो, उनकी बात करें PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णन अय्यर, तो उनकी बात करें तो इन न्यायाधीशों को भारत में PIL के अग्रदूत या जनक के रूप में जाना जाता है। किनको,
न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर। इनको PIL के जन्मदाता या अग्रदूत के रूप में माना जाता है। अब हम देखेंगे PIL के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य आता है हमारा न्याय तक पहुँच का लोकतांत्रिकरण। तो सुनिश्चित करना कि न्याय समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, विशेषकर वंचितों तक। दूसरा उद्देश्य हमारे कानून के शासन को बनाए रखना। तो सुनिश्चित करना कि राज्य और उसके जो अधिकारी है कानून के अनुसार कार्य करे और मनमानी ना करे। तीसरा उद्देश्य आता है हमारा मानवाधिकारों की सुरक्षा। तो यह क्या करता है, उन लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना जिनका शोषण और उल्लंघन हुआ, तो उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इस सामाजिक आर्थिक न्याय, तो DPSP जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनमें निहित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। जो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनमें निहित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। फिर बात करें पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण के मुद्दों को उठाना और राज्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए बाध्य करना। कि पर्यावरण के मुद्दों को उठाना और राज्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए बाध्य करना। जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करें तो सरकार और उसके अधिकारियों को उनके कार्य करने के लिए जवाबदेह ठहराना। तो हमारे कुछ उद्देश्य थे PIL के। कौन कौन से एक बार वापस देख ले। न्याय तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण, कानून के शासन को बनाए रखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता। अब हम देखेंगे PIL के अंतर्गत उठाए जाने वाले मुद्दे, मतलब कौन कौन से मुद्दे आज तक उठ चुके हैं। तो PIL के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों की सूची बहुत लंबी है। बात करें कौन कौन से, तो गलत नंबरिंग हो गया लेकिन फिर भी ठीक है। ये 2 नंबर के बजाय 1 नंबर से यहाँ से शुरू होता है। बंधुआ मजदूरी के मामले, उपेक्षित बच्चे, जेल में अमानवीय स्थितियाँ और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार, पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई और पारिस्थितिकीय संतुलन का व्यवधान, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकार, सामुदायिक महत्व के मामले जैसे हमारे सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार। तो ये हमारे कुछ ऐसे मामले हैं जिनके मामलों में आज तक क्या PIL दायर की गई। अब बात करें PIL दायर कैसे की जाती है, PIL दायर करने का तरीका। तो सबसे पहले लचीली प्रक्रिया है। PIL दायर करने की प्रक्रिया बहुत ही लचीली है। एक साधारण पत्र, पोस्ट कार्ड, यहाँ तक कि समाचार रिपोर्ट के माध्यम से भी शुरू की जा सकती है। इसे न्यायालय खुद भी संज्ञान ले सकता है, जरूरी नहीं है कोई दूसरा दायर करे। न्यायालय मतलब जज खुद से भी इसको शुरू कर सकता है। इस बात करें कहाँ दायर करनी, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया जा सकता है। किसके द्वारा दायर किया जाएगा, कोई भी सार्वजनिक उत्साही नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, NGO, यहाँ तक कि न्यायालय खुद सो मोटो जरिए जनहित याचिका दायर कर सकता है, खुद के खिलाफ दायर कर सकता है। बात करें PIL के प्रमुख जो न्यायिक निर्णय और मील के पत्थर साबित हुए ऐसे कौन कौन से निर्णय हैं। देखें, सबसे पहले आता हमारा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस 1979 का। तो ये भारत की पहली PIL मानी जाती है, ये वाली हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस 1979 की। तो भारत में पुष्पा कपिला हिंगोरानी जो इस केस की वकील थी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इन्होंने सबसे पहले जनहित याचिका दायर की। इसीलिए हिंगोरानी को भारत में जनहित याचिका की जननी या मदर ऑफ PIL कहा जाता है। न्यायमूर्ति PN भगवती ने क्या किया, इस केस के जरिए जेलों में बिना सुनवाई के वर्षों से पड़े हजारों विचाराधीन कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। इसने त्वरित न्याय के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। क्या, त्वरित न्याय के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। फिर SP गुप्ता बनाम भारत संघ केस 1982 का, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश स्थानांतरण का मामला। इस वाद में लोकस स्टैंडी के नियम में क्रांतिकारी ढील दी गई। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति न्याय अदालत में जनहित का मामला उठा सकता है, भले ही वह सीधे तौर से उससे प्रभावित नहीं हुआ हो तब भी। और इसे औपचारिक रूप से भारत में PIL के लिए माना जाता है। इसे SP गुप्ता बनाम भारत संघ केस 1982। फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस 1984। तो न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। गंगा प्रदूषण मामला MC मेहता बनाम भारत संघ केस। तो न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए, जिसमें और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भी स्थापित किया गया। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 केस। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, जो बाद में कानून का रूप ले चुके हैं। तो 2013 के अंदर ही कानून आ चुका है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध निवारण अधिनियम 2013।
अब बात करें पीआईएल की, तो पीआईएल के लाभ क्या है, मतलब पीआईएल के सकारात्मक पहलू या लाभ की बात करें तो न्याय का लोकतंत्रीकरण करता है ये, मतलब न्यायपालिका को आम आदमी के करीब लेके आता है। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, मतलब हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने में मदद करता है। शासन की जवाबदेही, तो सरकार को उनके कार्य के लिए जवाबदेह ठहराना। फिर कानून के शासन को मजबूत करना, मतलब इसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी मतलब चाहे सरकारी हो कानून के ऊपर नहीं है। पर्यावरण और मानवाधिकारों की सुरक्षा, तो इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। विधायी और कार्यकारी निष्क्रियता, इसको दूर करना, तो सरकार के अन्य अंगों की जो विफलता है इसको भी संबोधित किया जाता है, किसके माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से। अब बात करें पीआईएल की, तो पीआईएल की कई जगह आलोचना भी की जाती है, मतलब पीआईएल के नकारात्मक पहलू की बात करें, ये कई बार क्या है, न्यायिक अति सक्रियता, मतलब जुडिशियल ओवररीच करता है। सबसे बड़ी आलोचना तो यही है, पीआईएल के माध्यम से न्यायालय अक्सर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, जिससे हमारे शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है। जिससे क्या होता है, हमारे शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है। फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग, कई बार पीआईएल का उपयोग व्यक्तिगत बदले की भावना, राजनीतिक दुश्मनी या फिर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए किया जाता है। पीआईएल का उपयोग क्या, व्यक्तिगत बदले की भावना, राजनीतिक दुश्मनी और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए किया जाता है, जिससे हमारे न्यायालय का समय बर्बाद होता है। जिससे क्या होता है, हमारे न्यायालय का समय बर्बाद होता है। तुच्छ और काल्पनिक याचिकाएं, तो कुछ याचिकाएं तुच्छ, काल्पनिक या बिना पर्याप्त शोध के दायर कर दी जाती है। कई हमारे मीडिया ट्रायल की बात करें तो पीआईएल के मामलों में अक्सर मीडिया ट्रायल होता है जो निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। फिर हमारे न्यायालय पर बोझ, तो पीआईएल के बढ़ते मामलों से न्यायालय पर पहले से ही भारी बोझ और भी बढ़ गया है। पहले से ही भारी बोझ होता है और इसकी वजह से और ज़्यादा वजन बढ़ता है, केस आते हैं, जिससे अन्य मामलों में की सुनवाई में देरी होती है। फिर अस्पष्टता और अनिश्चितता, कभी कभी न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश अस्पष्ट हो सकते हैं या फिर कानून में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह हमने पीआईएल के बारे में देखा। निष्कर्ष के रूप में देखें तो जनहित याचिका भारतीय न्यायपालिका का एक शक्तिशाली और प्रगतिशील उपकरण है, जिसने क्या है, न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया और सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। इसने न्यायिक सक्रियता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि इसके कुछ दुरुपयोग और न्यायिक अतिरेक के मामलों इन पर लगे हैं, फिर भी क्या, पीआईएल ने भारतीय न्यायशास्त्र में एक स्थायी और सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसने न्यायिक सक्रियता में एक चेक एंड बैलेंस के रूप में काम किया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही बनी रहे और संविधान के कल्याणकारी लक्ष्य पूरे। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने न्यायिक सक्रियता और पीआईएल के बारे में ठीक से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।